ट्विशा शर्मा केस, दीपिका नागर केस, वीना कुमारी केस, बस नाम अलग है, कहानी सबकी सेम है। दहेज की इस कुप्रथा ने न जाने कितनी लड़कियों की जान ले ली है। और अगर इस प्रॉब्लम को लेकर के हमने एज ए सोसाइटी काम नहीं किया तो ये केसेस बस न्यूज़पेपर की हेडलाइंस बनकर रह जाएंगे, बस नाम बदलते रहेंगे। हमें खुद से ये आज सवाल करना चाहिए कि अगर दहेज प्रथा इतनी ही बुरी है तो आज 2026 में भी ये इतनी प्रेवलेंट क्यों है, और क्या सिर्फ एक कानून बना देने से ये कुप्रथा खत्म हो सकती है। आइए समझते हैं कि दहेज प्रथा की शुरुआत कैसे हुई थी और कैसे एक अच्छी परंपरा धीरे धीरे सामाजिक कुरीति में बदल गई। वैदिक पीरियड में कॉन्सेप्ट था स्त्री धन। ये बिल्कुल वुमेन सेंट्रिक सिस्टम था जो कि मैनेज करा जा रहा था औरतों के द्वारा, और इसका बेनिफिट भी औरतों को ही मिलता था। इसमें लड़की के माता पिता लड़की को वॉलंटरी सीड मनी या सेफ्टी नेट प्रोवाइड करते हैं, जिस पर सिर्फ और सिर्फ लड़की का हक होता है ताकि उसकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बनी रहे शादी के बाद भी। फिर आया मिडीवल पीरियड, जहाँ पर रॉयल फैमिलीज़ ने अपने पॉलिटिकल अलायंस दिखाने के लिए शादियों में बड़े पैमाने पर सोना, चांदी, हीरे जवाहरात देने का रिवाज शुरू कर दिया। ये वॉलंटरी गिफ्ट अब एक स्टेटस सिंबल बन गया था। पर इस सपोर्टिव कस्टम को इंस्टीट्यूशन ऑफ ग्रीड में बदलने का काम ब्रिटिशर्स ने किया था। ब्रिटिश रूल के टाइम पे इंट्रोड्यूस हुआ परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल, जहाँ पर प्राइवेट हेरिडिटरी लैंड ओनरशिप एक्सक्लूसिवली आदमियों को दी गई और औरतों को इस राइट से वंचित करा गया। अब उनके पास कोई भी प्रॉपर्टी राइट नहीं थी, यानी कि जो भी वेल्थ ब्राइड को मिलती थी शादी के दौरान वो लीगली ट्रांसफ़र हो गई उसके हस्बैंड को। इस वजह से ब्राइड जो है या जो डॉटर्स थी अब फाइनेंशियल बर्डन की तरह ट्रीट करी गई। अब आते हैं हम लॉ पे कि कौन कौन से लॉज बने गए इस सिस्टम को ख़त्म करने के लिए। पहला लॉ जो कि इंट्रोड्यूस करा गया था वो है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, जिसमें दहेज लेना और देना दोनों ही पनिशेबल ऑफेंस है। फिर बीएनएस में सेक्शन 82 जो कि डाउरी डेथ की बात करता है और इसमें मिनिमम सज़ा 7 साल तक की मिलेगी। फिर आता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन 118 जो कि प्रिजम्पशन एज टू डाउरी डेथ की बात करता है। लेकिन इतने स्ट्रिक्ट लॉ के बाद भी कन्विक्शन रेट इतना कम क्यों है? लड़कियां मोस्टली चुप क्यों रह जाती हैं? इसे समझने के लिए हमें साइकोलॉजी की एक थ्योरी पढ़नी ज़रूरी है जिसे कहते हैं साइकिल ऑफ वायलेंस। ये 3 फेजेस में होती हैं और हर एक अब्यूसिव रिलेशनशिप में ये ऐसे ही 3 फेज में घूमती रहती हैं। पहला फेज़ है टेंशन बिल्डिंग का। इसमें घर में हल्की फुल्की बहस, ताने और दहेज की दबी कुची डिमांड स्टार्ट होती है। इस फेज़ में लड़की को लगता है कि वो सब ठीक कर देगी। फिर आता है फेज़ 2 जिसे बोलते हैं हम एक्यूट बैटरिंग का या एक्सप्लोजन का फेज़। इसमें मेंटल टॉर्चर और हरासमेंट स्टार्ट हो जाता है। इसमें मारपीट होती है दहेज के लिए, या उसका कैरेक्टर असैसिनेशन होता है, या फाइनेंशियल अब्यूज़ करते हैं उसे। फिर आता है फेज़ 3 जिसे हम हनीमून फेज़ या कॉम्प्रोमाइज़ फेज़ भी बोलते हैं। तो अगर लड़की फेज़ 2 से बच निकलती है तो ससुराल वाले कानून या समाज के डर से अच्छा बिहेव करने लग जाते हैं। वो माफ़ी मांगते हैं, थोड़ा सा प्यार दिखाते हैं और कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बोलते हैं। इससे लड़की के दिमाग में एक स्टेट तैयार होती है जिसे हम साइकोलॉजी में लर्नड हेल्पलेसनेस कहते हैं। उस लड़की को समझ आ जाता है कि चाहे वो कितने भी व्हाट्सएप मैसेज भेज दे कोई उसकी हेल्प नहीं करेगा, उसके अपने उसको फिर से उस नर्क में भेज देंगे। वो आवाज़ उठाना बंद कर देती है, आइसोलेट हो जाती है और ये साइकिल फिर से रीस्टार्ट हो जाता है। आइए जानते हैं कि प्रैक्टिस अभी भी इतनी प्रेवलेंट क्यों है। इसका सबसे पहला रीज़न है मैरिज मार्केट और स्टेटस कंपटीशन। आज भी कई फैमिली शादी को सिर्फ 2 लोगों का रिश्ता नहीं बल्कि 2 परिवारों का स्टेटस अलायंस मानती है। लड़की की गवर्नमेंट जॉब, सैलरी, बिजनेस, प्रॉपर्टी या सोशल स्टेटस देखकर उसकी डिमांड बढ़ जाती है। आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर या फॉरेन जॉब वाले लड़कों के लिए ज़्यादा दहेज मांगा जाता है। इस तरह शादी एक सिर्फ ट्रांजैक्शन बनकर रह जाती है। दूसरा रीज़न है पैट्रियार्की। लोगों को लगता है कि बेटा वंश आगे बढ़ाएगा, बुढ़ापे का सहारा बनेगा, इसीलिए वो एक एसिड है। वहीं बेटी को पराया धन समझा जाता है क्योंकि वो दूसरे के घर चली जाएगी। इसीलिए लड़के को पढ़ाने के लिए जो भी एजुकेशन में लड़के वाले खर्चा करते हैं वो एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखते हैं कि अब जो सामने वाली लड़की से जिससे भी वो शादी करेगा वो लेके आएगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, तो एज अ कंपनसेशन उन्हें डाउरी मिलनी चाहिए। तीसरा रीज़न है इनहेरिटेंस में इनइक्वालिटी। कानून के हिसाब से तो दोनों को इक्वल राइट है, लड़की को भी लड़के को भी, पर रियलिटी में बहुत सारी लड़कियां अपना हक इनहेरिटेंस में नहीं लेती। पेरेंट्स प्रॉपर्टी ज़्यादातर बेटों को दे देते हैं और वो दहेज को ही बेटी का शेयर मान लेते हैं। ये सोच दहेज को और मजबूत करती है। बेटी की सिक्योरिटी का डर एक और कारण है। कई पेरेंट्स दहेज इसलिए भी देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ज़्यादा दहेज देने से उनकी बेटी की इज्जत बनी रहेगी।
ससुराल वाले उसको अच्छा ट्रीट करेंगे, उसकी मैरिड लाइफ सिक्योर रहेगी। लेकिन बहुत बारी देखा गया है कि एक बारी डिमांड पूरी करने के बाद फिर से दूसरी बारी डिमांड वो करते हैं और ये साइकिल चलती रहती है। दहेज सिर्फ एक प्रथा नहीं पर अमीर या पढ़े लिखे लोगों के लिए एक स्टेटस सिंबल भी बन गया है। अगर कोई कपल सिंपल मैरिज या कोर्ट मैरिज करना भी चाहे तो समाज, रिश्तेदार उसको टॉन्ट मारते हैं, तो उस प्रेशर में आकर के उसको लैविश खर्चे करने पड़ते हैं। यहाँ तक कि गर्ल की जो फैमिली है वो लोन लेती है, उससे वो खर्चे को पूरा करती है। जेंडर इनइक्वालिटी भी एक कारण है। जहाँ महिलाओं की एम्प्लॉयमेंट कम होती है, इनकम कम होती है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कम होती है, वहाँ दहेज का प्रेशर ज़्यादा देखने को मिला है। अब इसके सॉल्यूशंस भी जान लेते हैं कि किससे ये प्रैक्टिस ख़त्म हो सकती है। सामाजिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिर्फ कानून काफ़ी नहीं होता, इसमें कम्युनिटी का बहुत ज़्यादा मेजर रोल होता है। जैसे फैमिलीज, स्कूल्स, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस और कम्युनिटी ग्रुप को मिलकर हेल्दी मैरिज प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना चाहिए। जो फैमिलीज सिंपल और रिस्पेक्टफुल मैरिज करती हैं उन्हें सोशल रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। दूसरा है रिस्पेक्ट बेस्ड मैरिज कल्चर। आखिर में किसी भी सक्सेसफुल मैरिज की फाउंडेशन पैसा, गिफ्ट या स्टेटस नहीं होता, बल्कि रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, इक्वालिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और एम्पैथी होती है। जब समाज शादी को एक ट्रांजैक्शन के बजाय पार्टनरशिप ऑफ इक्वल समझेगा, तब दहेज जैसी प्रैक्टिस अपने आप कमज़ोर पड़ने लगेगी। लास्ट में मैं बस इतना कहना चाहूँगी, कानून तब तक किसी बेटी को नहीं बचा सकता जब तक हम एज अ सोसाइटी दहेज मांगने वालों को इज्जत देना बंद नहीं करेंगे। जब तक एक बाप इस डर से चुप नहीं रहेगा कि समाज क्या कहेगा, और जब तक एक बेटी इस उम्मीद में जुल्म सहती नहीं रहेगी कि सब ठीक हो जाएगा, तब तक ना कोई कानून बदलाव ला सकता है, ना कोई सरकार।